स्वागत है आप सभी लोगों का पंचऋषि क्लासेस में। हम लोग प्राचीन भारत के इतिहास का अध्ययन कर रहे हैं और उस क्रम में हम लोगों ने पुरा पाषाण काल के अंतर्गत पूर्व पुरा पाषाण काल का अध्ययन कर लिया था। आज जो हम लोगों का विषय रहेगा वो पुरा पाषाण काल को पूरी तरह समाप्त करना रहेगा, यानी कि उसके दो भाग बचे हुए थे, मध्य पुरा पाषाण काल और उच्च पुरा पाषाण काल। आज हम लोग इसको कंप्लीट कर लेंगे। हमने बात की थी कि इस काल को यूज किए गए या प्रयोग में लाए गए पत्थरों के प्रकार और प्रयोग में लाए गए उपकरणों के आधार पर इसको विभाजित किया है। हालांकि उच्च पुरा पाषाण काल में जो मानव थे उनके सामाजिक जीवन में परिवर्तन देखने को मिला। उनका जो रहन सहन था या रहने का जो तरीका था उसमें परिवर्तन हुआ। हालांकि मध्य पुरा पाषाण काल में उनके सामाजिक जीवन में बदलाव देखने को नहीं मिलता, सिर्फ पत्थरों के प्रकार में और उपकरणों के साथ परिवर्तन देखने को मिलता है। तो हम लोगों ने कहा कि नोट्स में लगातार बनाएंगे, तो हम लोगों ने पूर्व पुरा पाषाण काल को लिख लिया था और आज हम लोग शुरू करेंगे मध्य पुरा पाषाण काल और उच्च पुरा पाषाण काल, और उसके अंतर्गत देखेंगे कि क्या चीज़ आ जाती है। तो शीर्षक दीजिएगा आप लोग मध्य पुरा पाषाण काल। आप लोग शीर्षक दे दीजिएगा मध्य पुरा पाषाण काल। मध्य पुरा पाषाण काल, मध्य पुरा पाषाण काल। सबसे पहले अगर हम विशेषता की बात करें कि क्या विशेषता थी इस काल की, तो विशेषता बिल्कुल वही है जो हम लोगों ने पूर्व पुरा पाषाण काल में पढ़ी थी। अर्थात जो मानव था वो खुले आसमान के नीचे रहता था, एकाकी जीवन व्यतीत करता था, वस्त्र धारण नहीं करता था, शरीर पर बड़े बड़े बाल थे और पशुपालन और कृषि के बारे में अनभिज्ञ था, आग को जानता नहीं था, शिकारी था और खाद्य संग्राहक के रूप में कार्य कर रहा था। लेकिन जब मैं बताता हूँ खाद्य संग्राहक, तो आपको एक बात बिल्कुल दिमाग में बैठा लेनी होगी। अगर कहीं पर भी लिखा हुआ है खाद्य संग्राहक, यानी कि व्यक्ति खाद्य सामग्री को यानी कि भोजन को इकट्ठा कर कर किया करता था। इसका अर्थ क्या है? जैसे हम लोगों का फ्रिज होता है, फ्रिज में जो भोजन होता है वो 2 दिन 3 दिन तक सुरक्षित रहता है। लेकिन उस वक्त फ्रिज तो था नहीं, उस वक्त प्रकृति ही फ्रिज थी। अर्थात उस वक्त जो काल था वो हिम युग था। क्या युग था? हिम युग था। ठंड ज़्यादा थी, इसकी वजह से जो भोजन था वो कुछ दिनों तक सुरक्षित रहता था। इसलिए इस काल का जो मानव था वो खाद्य संग्राहक था। ठीक है। लेकिन जैसे जैसे गर्मी बढ़ेगी, मध्य पाषाण काल में हम लोग देखेंगे जब गर्मी बढ़ेगी तो व्यक्ति संग्रह करना बंद कर देगा, फिर आग का प्रयोग करना सीखेगा और आग में भून कर खाना शुरू करेगा। और भुना हुआ भोजन थोड़ा सा ज़्यादा लंबे समय तक चल जाता है, क्योंकि उसके अंतर्गत पानी की जो मात्रा होती है जो उसको क्रिया करती है वो कम हो जाती है। ठीक है। तो आप इसको ध्यान रखिएगा, कहीं पर लिखा हुआ खाद्य संग्राहक, तो सीधा सीधा अर्थ है कि उस वक्त टेम्परेचर जो होगा वातावरण का वो कम होगा। ठीक है। तो हम लोगों ने विशेषताएं देख रहे थे, तो विशेषताएं वही लिखिएगा मनुष्य खुले आसमान में रहता था। लिखते रहिएगा आप लोग मेरे साथ साथ। मनुष्य खुले आसमान में रहता था, खुले आसमान में रहता था, खुले आसमान में रहता था। दूसरी विशेषता लिखिएगा एकांकी जीवन व्यतीत करता था। एकांकी जीवन व्यतीत करता था या अकेला रहा करता था, व्यतीत करता था। तीसरी विशेषता लिखिए आप लोग, खुले आसमान के नीचे रहता था, एकांकी जीवन व्यतीत करता था, बिना वस्त्र के रहता था, बिना वस्त्र के रहता था। अगली विशेषता रखिएगा शरीर पर बहुत बाल थे, शरीर पर बड़े बड़े बाल थे। देखिए प्रकृति उसी हिसाब से आदमी को बना देती है, बड़े बड़े बाल थे। नेक्स्ट लिखिएगा शिकारी था तथा खाद्य संग्राहक था। शिकारी तथा खाद्य संग्राहक था। अगर मैं आपसे पूछूं किस प्रकार के जीव जंतुओं का शिकार करता था, तो मध्यम आकार के, बड़े आकार के भी नहीं, बहुत छोटे भी नहीं। यह शब्द हम लोगों ने मध्य पाषाण काल में पढ़ेंगे।
इस वक्त मध्यम आकार के जो जीव जंतु थे उन्हीं का ही शिकार किया करता था। ठीक है, तो ये रही उस काल की मनुष्य की विशेषताएं। अब हम लोग देखेंगे कि इस समय जो पत्थरों का यूज किया गया वो किस प्रकार के पत्थरों का प्रयोग किया गया। आप लोगों को मालूम ही है, हम लोगों ने बात की थी पिछली क्लास में कि क्वार्ट्जाइट के पत्थरों का प्रयोग किया करता था, लेकिन इस वक्त जेस्पर का यूज करना शुरू कर दिया, चल्ट का यूज करना शुरू कर दिया और एंगर का शुरू कर दिया। ठीक है, ये जो पत्थरों के प्रकार थे ये हो गए। देखिए, आपको याद रखिएगा कि इस पर भंगूर प्रवृत्ति के जो पत्थर थे, ब्रिटल मटेरियल जिसे कहते हैं, उस प्रकार के पत्थरों का प्रयोग होने लगा था। अगर इन पत्थरों को नीचे गिरा दिया जाए तो ये टूट जाएंगे, और टूट जाएंगे तो छोटे छोटे आकार में बन जाएंगे, जिसको फलक कहा जाता है। और फलक बहुत पेने प्रकार के होते हैं, और उन पेने प्रकार का यूज करना शुरू कर देगा था, खुरचनी के रूप में उसका प्रयोग करना शुरू करेगा। इसी कारण मध्य पूर्व पाषाण को फलक संस्कृति भी कहा जाता है, क्योंकि पत्थरों के फलक का प्रयोग इस काल में मनुष्य ने करना शुरू कर दिया था। ठीक है, लिखिएगा। अब जो पत्थर यूज हुआ करते थे, पत्थरों में लिखिएगा पत्थर किस प्रकार के होते थे। लिखिए, देखिए क्वार्ट्जाइट के पत्थरों का यूज तो पहले भी क्या करते थे ये, लेकिन अब क्वार्ट्जाइट के साथ साथ जेस्पर के साथ चल्ट और एंगर, ये क्या है, टाइप ऑफ पत्थर हैं जिनका ये प्रयोग क्या करते थे। अगर अब उपकरण की बात कर ली जाए, उपकरण कौन कौन से इन पत्थरों से बने हुए उपकरण का प्रयोग कर रहे हैं, क्योंकि उपकरण में भी अंतर आएगा। जैसे बेधनी, तक्षणी, खुरचनी का प्रयोग करेगा। लिखिएगा, बेधनी, तक्षणी और खुरचनी का प्रयोग करता था। ठीक है, कौन से भाग का यूज करता था। लिखिएगा, पत्थरों के फलक ओब्लिक सल्क का प्रयोग करता था। सल्क का प्रयोग करता था। इस कारण से इस संस्कृति को फलक संस्कृति कहा जाता है। इस कारण से इस संस्कृति को फलक संस्कृति कहा जाता है। फलक संस्कृति कहा जाता है। अब आप कहेंगे फलक है क्या, ये समझा दीजिए। मान लीजिए ये रहा एक पत्थर, और इस पत्थर को नीचे गिराया गया तो आपको मालूम है ये छोटे छोटे टुकड़ों में बट जाएगा। ये मटेरियल किस प्रकार का है, ये ब्रिटल मटेरियल है। ये कैसा है, ब्रिटल, भंगूर पदार्थ जिसे कहते हैं। अब ये टूटेगा तो बिल्कुल देखिए पतला पतला सा इस तरह एक खपच्ची टाइप की मिल जाएगी, है ना। ये जो खपच्ची होगी ये कहलाता है फलक, और ये फलक खुरचने के काम आता है। आप किसी चीज को खुरच सकते हैं, इसलिए इससे जो बना वो खुरचनी बना। कौन सा औजार बना, खुरचनी बना। इस फलक को, इसको फलक कहा जाता है। इस कारण ही इस संस्कृति को क्या कहा जाता है, फलक संस्कृति कहा जाता है। क्लियर हो रही है आपको बात। पत्थरों में प्रकार में परिवर्तन आया, उपकरणों में परिवर्तन आया, इसी कारण इस संस्कृति को फलक संस्कृति कहा जाता है। एक इतिहासकार हैं HD संकालिया, उन्होंने प्रवरा नदी के घाटी के किनारे नेवासा नामक स्थान को इसका प्रमुख स्थान कहा है। इसका प्रारूप केंद्र कहा है, जो कि महाराष्ट्र में स्थित है। लिख लीजिएगा, HD संकालिया ने प्रवरा नदी के किनारे स्थित, प्रवरा नदी के किनारे स्थित, नदी के किनारे स्थित नेवासा नामक स्थान को, नेवासा नामक स्थान को इस संस्कृति का प्रारूप केंद्र कहा है। प्रारूप केंद्र कहा है। ठीक है, प्रवरा नदी और ये नेवासा वाली स्थिति है, ये दोनों क्षेत्र, ये कहाँ पर है, प्रवरा नदी का जो किनारा स्थित है, यह घाटी है, और नेवासा नामक स्थान ये महाराष्ट्र में है। कहाँ, महाराष्ट्र। प्रवरा नदी के किनारे नेवासा नामक स्थान जो है ये कहाँ पर स्थित है, महाराष्ट्र में स्थित है।
तो हम लोगों ने देखा कि मध्य पुरापाषाण काल में जो सामाजिक जीवन है वो तो बिल्कुल वही है जो पूर्व पुरापाषाण काल का था, लेकिन अब मनुष्य में इतना विकास हुआ कि उसने नए नए प्रकार के पत्थरों का प्रयोग और नए नए प्रकार के उपकरण बना लिए, और इस कारण इसको हम लोगों ने पत्थरों के प्रकार के आधार पर एक अन्य भाग में विभाजित कर दिया। ठीक है, तो मेरे हिसाब से आप लोग ये कंप्लीट हो गया होगा। आप लोग शीर्षक डाल लीजिएगा उच्च पुरापाषाण काल। उच्च पुरापाषाण काल। थोड़ा सा जल्दी आपको सिलेबस भी कराना है तो आप लोग लिखते रहिएगा इसको, उच्च पुरापाषाण काल। हम आप लोग शीर्षक देंगे उच्च पुरापाषाण काल। उच्च पुरापाषाण काल। देखिए, अब मनुष्य में परिवर्तन आना शुरू हुआ, उसका सामाजिक जीवन में परिवर्तन आना शुरू हुआ और थोड़ी थोड़ी अब गर्मी भी बढ़नी प्रारंभ हो गई थी। देखिए, अब मनुष्य क्या करेगा, अब समूह में रहना शुरू कर देगा। अभी पारिवारिक या परिवार जैसा कॉन्सेप्ट नहीं आया था, ग्रुप का कॉन्सेप्ट आ गया था, परिवार का कॉन्सेप्ट नहीं आया था। मनुष्य समूह में रहना प्रारंभ कर देगा। इसके अलावा अब मनुष्य क्या कर, हड्डियों से बनी हुई सुइयां प्राप्त हुई हैं। इसका अर्थ है मनुष्य कुछ ना कुछ सिलना सीख गया था। क्या चीज सिलना शुरू कर दिया था, उसने वस्त्र धारण करने शुरू कर दिए थे। वस्त्र धारण करेगा, किस चीज का वस्त्र होगा, पशुओं की खाल का होगा। वो गुफा में रहना शुरू कर दिया, इसलिए इस काल को गुफा काल भी कहा जाता है। इसके अलावा अब मनुष्य के अंदर कलात्मक चीजों का विकास हुआ, जैसे लोहदा नाला से हड्डियों की बनी हुई मातृ देवी की मूर्ति प्राप्त हुई, या भीमबेटका जो कि मध्य प्रदेश में रायसेन जिले में है गुफा, वहां पर चित्रकारी देखने को मिली, वहां पर चित्र बने हुए दिखाई दिए, यानी कि जो उनके दैनिक जीवन की गतिविधियां थी उसी का उन लोगों ने चित्रण के माध्यम से अपनी अभिव्यक्ति प्रदर्शित की। अर्थात अब मनुष्य कलात्मकता की ओर, यानी कि कलात्मक चीजों को देखने का प्रयास कर रहा था, उसमें अंदर कुछ ना कुछ भावनाओं का विकास हो रहा था। क्लियर है? लिखिएगा आप लोग, विशेषताएं लिखिएगा, आप लोग विशेषताएं लिखिएगा कि इस काल की क्या क्या विशेषताएं हैं। विशेषताएं लिखिएगा। पहला पॉइंट, अभी भी मनुष्य क्या है, खाद्य संग्राहक है, यानी कि वो कृषि करना और पशुपालन करना नहीं सीखा था, खाद्य संग्राहक है। लेकिन वो अब समूह में रहने लगा, समूह में रहने लगा, समूह में रहने लगा। चूंकि भीमबेटका गुफाओं से चित्रकारी मिलती है, इससे यह अर्थ निकलता है कि ये लोग गुफाओं में रहने लगे, गुफाओं में रहने लगा, गुफाओं में रहने लगा। इसी वजह से इस काल को क्या कहा जाता है, गुफा काल भी कहा जाता है, गुफा काल कहा जाता है। इसके अलावा हड्डियों की बनी हुई, हड्डियों की बनी हुई सुइयां प्राप्त हुई हैं, प्राप्त हुई हैं, यानी कि यह मनुष्य क्या करता था, मनुष्य अब पशुओं की खाल को, मनुष्य अब पशुओं की खाल को, पशुओं की खाल को वस्त्र के रूप में, वस्त्र के रूप में धारण करने लगा, रूप में धारण करने लगा। क्या वो हड्डियों की सुइयां प्राप्त हुई हैं, अब मनुष्य क्या करने लगा, समूह में रहने लगा और उसके खाल को वस्त्र के रूप में धारण करने लगा। ठीक है, तो मनुष्य को जो सामाजिक जीवन था, इस सामाजिक जीवन में परिवर्तन देखने को मिल रहा है, यानी मनुष्य में अब बदलाव आना शुरू हो चुका है। इसीलिए इस काल के मनुष्य को क्या कहा जाता है, होमो सेपियंस, जो कि आधुनिक मानव कहा जाता है। अभी लिखवा दूंगा भाई, लिखिएगा नेक्स्ट पॉइंट, लिखिएगा इस काल के मनुष्यों में कलात्मकता का विकास हुआ। कलात्मकता ब्रैकेट में लिख लीजिएगा, नक्काशी तथा चित्रकारी, नक्काशी तथा चित्रकारी, नक्काशी तथा चित्रकारी ब्रैकेट बंद का विकास हुआ, का
विकास हुआ। कैसे मालूम है? लिखिएगा इलाहाबाद स्थित या इलाहाबाद के निकट, कुछ भी लिख लीजिएगा, इलाहाबाद स्थित बेलन नदी घाटी के लोहोदा नाला से हड्डी से निर्मित मातृ देवी की प्रतिमा प्राप्त हुई है। मातृ देवी की प्रतिमा प्राप्त हुई है। कहां से? इलाहाबाद स्थित बेलन नदी घाटी के लोहोदा नाला से हड्डी निर्मित एक मातृ देवी की प्रतिमा प्राप्त हुई है। दूसरी कलात्मकता चीज कहाँ मिलती है? यहीं पर लिख लीजिएगा, साइड में लिखिएगा, भीमबेटका की गुफाएं। अच्छा, अगर मैं पूछूं ये वाली जो मूर्तियां अब कहां पर है, अब कहां रखी हुई है, तो लिखिएगा ये मूर्ति कौशाम्बी स्थित संग्रहालय में रखी हुई है। कौशाम्बी स्थित संग्रहालय में रखी हुई है। ठीक है। अब भीमबेटका की गुफाओं में जो भित्ति चित्र हैं वो प्राप्त हुए हैं, यानी कि भित्ति दीवार पर बने हुए चित्र प्राप्त हुए हैं। भीमबेटका की गुफा कहाँ है? रायसेन जिला मध्य प्रदेश में है, विंध्य क्षेत्र के अंतर्गत आता है। देखिएगा, विंध्य क्षेत्र के अंतर्गत भीमबेटका ब्रैकेट में लिखिएगा रायसेन मध्य प्रदेश से भित्ति चित्र प्राप्त हुए हैं। कहां से? भीमबेटका से भित्ति चित्र प्राप्त हुए हैं। ये जो भित्ति चित्र हैं इसमें हरे और लाल रंगों का सर्वाधिक प्रयोग किया गया है। देखिएगा, इनमें हरे तथा लाल रंग का सर्वाधिक प्रयोग हुआ है। इस गुफा के पास में क्या नीले रंग के पत्थर भी प्राप्त हुए हैं? तो एक इतिहासकार हैं बाकड़कर महोदय, वो कहते हैं कि शायद इन पत्थरों से नीला रंग तैयार किया जाता होगा, कि जो कलर प्राप्त हुए हैं ये सब प्राकृतिक रंग है। प्राकृतिक रंग के आधार पर ही ये सब चीजें की गई हैं, क्योंकि उस वक्त कोई केमिकल तो हुआ नहीं करता था, सब प्रकृति से ही रंग प्राप्त किए जाते थे। देखिएगा, गुफाओं के नजदीक से नीले रंग के पत्थर प्राप्त हुए हैं। इसी में लिखिएगा, बाकड़कर महोदय, इतिहासकार हैं, बाकड़कर महोदय के अनुसार शायद इनका प्रयोग नीले रंग के लिए किया जाता होगा। ठीक है, तो नीले रंग के लिए किया जाता होगा। ये पत्थर जो प्राप्त हुए नीले रंग के, इनसे नीला रंग बनाया जाता होगा। देखिए, इस वक्त चकमक के पत्थर भी प्राप्त हुए हैं। चकमक के पत्थर वो होते हैं जिनको रगड़ने से आग बनती है। अर्थात हो सकता है कि ये इस समय के जो मनुष्य थे ये आग से तो परिचित हो गए थे, लेकिन उसका प्रयोग किस प्रकार किया जाता है इसके साक्ष्य प्राप्त नहीं हो सकते हैं, क्योंकि चकमक के पत्थर हैं जो आपस में टकराएंगे तो
आग पैदा होगी तो हो सकता है ये आग से अब तक परिचित हो चुके हों, लेकिन उसका प्रयोग क्या करना है, अपनी सुरक्षा के लिए करना है या भोजन को पकाने के लिए करना है, इस बात से शायद ये लोग परिचित नहीं थे। लिख लीजिएगा आप लोग, लिखिएगा, ये सब बिगाड़ दीजिएगा क्योंकि इसकी कहीं पर आवश्यकता है नहीं। आप लोग लिखते रहिएगा, नोट्स बनाइएगा जरूर, है ना, नोट्स बहुत बनाना आवश्यक है। लिखिएगा, लिखिएगा, इस काल में मानव चकमक के पत्थरों से परिचित था, के पत्थरों से परिचित था। शायद वह आग से परिचित हो, शायद वह आग से परिचित हो, लेकिन आग के प्रयोग से परिचित नहीं था, आग के प्रयोग से परिचित नहीं था। तो चकमक के पत्थरों से ये लगता है कि शायद ये आग को जानता होगा, लेकिन आग का प्रयोग किस प्रकार करना है उससे परिचित नहीं था। देखिए नेक्स्ट देखिएगा, देखिए हम लोगों का जो आधुनिक मानव माना जाता है वो होमो सेपियंस माना जाता है और उसका विकास इसी काल में हुआ था। देखिएगा, इसी काल में आधुनिक मानव होमो सेपियंस का विकास हुआ, होमो सेपियंस का विकास हुआ। ठीक है, तो ये हम लोगों का उच्च पुरापाषाण काल हो गया। यहाँ पर आपको डीपली और स्टडी मिलेगी, आपके लिए भरपूर ज्ञान प्राप्त होगा और इससे बाहर कहीं परीक्षा में कोई भी प्रश्न बनने वाला नहीं है। तो आप लोग बस ये है, साथ साथ आप नोट्स जरूर बनाइएगा क्योंकि बिना नोट्स के फिर अध्ययन होता नहीं है। और पूरी वीडियो देखा करिएगा ना, नोट्स बनाइएगा, पूरी वीडियो देखिएगा, बस ये नहीं कि आए खोले और चल दिए। और अपने दोस्तों को भी फॉरवर्ड कीजिएगा। तो हम लोग अब मध्य पाषाण काल के साथ अपनी नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे। आप लोग नोट्स बनाते रहिएगा, तैयारी करते रहिएगा। पूरा एक पैकेज देने को तैयार है, भूगोल चल रहा है, हिंदी चल रहा है, पॉलिटी चल रहा है, साथ में अब हिस्ट्री भी चल रहा है। ठीक है, तो आप लोग देखते रहिएगा, पंचऋषि क्लासेस को लाभ उठाते रहिएगा। थैंक यू।